स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद एमएस चैनल पे। दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से ही। ठीक है, ज्योग्राफी हम लोग क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। 6 से 12 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। सभी सब्जेक्ट को अच्छे से देखेंगे ताकि आपके जो भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर आपके बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट के लेवल के एग्जाम हो, और जहाँ पे एनसीईआरटी की आवश्यकता हो, क्योंकि एनसीईआरटी की आवश्यकता आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे हम लोग का ये होता है कि एक बेसिक फाउंडेशन तैयार होता है। उसके बाद हम लोग क्विक बुक को पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो अच्छे से जो नॉलेज चाहिए इसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो आज ये हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 का ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है भूगोल का, ज्योग्राफी से सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, और यदि आपको अच्छे ना लगे तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल में भी कि शाम के समय आकाश में आपको कुछ गिने चुने 1-2 तारे दिखते हैं जो कि आप लोग गिन सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते इतने तारे बिखेर जाते हैं पूरे आकाश में कि इसे गिन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ये असंख्य हो सकते हैं, इसकी कोई हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कितने तारे आखिर हैं, कितने मतलब हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है। आगे आप लोग देखते हैं संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। सभी तारे अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। कुछ तारे जो कि आपको लगेंगे टिमटिमा रहे हैं, कुछ तारे आपको देखने को लगेंगे कि बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही जिस तरह से चंद्रमा है इसी प्रकार से है। और इन चमकीली वस्तुओं को देखकर, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं और देखते भी हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। और ये जो पूर्ण चंद्र दिखाता है इस वाली रात को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात, उस रात को जो चांद है वो बिल्कुल पूर्ण आकृति में देखने को मिलते हैं, और उस दिन चंद्रमा पूरा गोल देखने को मिलता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर इसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन चांद आपको नहीं दिखेंगे, उस दिन बहुत अंधेरी रातें होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं यानी कि तारों को क्यों नहीं देख पाते? आखिर रात के समय क्यों दिखता है? दिन में हम लोग तारे को या फिर चांद को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश है वो अत्यधिक तेज है। बाकी जो अन्य चीज़ों के प्रकाश जैसे कि तारे हो गए या फिर चांद हो गए हैं, तो ये सब सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जब सूर्य की रोशनी बिखेरी जाती है तो उस समय दिन में हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड इसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जो सूर्य हम लोग देखते हैं वो भी एक प्रकार का तारा ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि
तारे छोटे छोटे देखने को लगते हैं और सूर्य बहुत बड़ा, चंद्रमा कुछ हद तक और अधिक बड़ा। तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि जो तारे हम लोग देखते हैं वो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, इस वजह से हम लोग को ये छोटे प्रतीत होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, और ये बिल्कुल सही बात है। यदि किसी दूरी पर कोई सामान रखा हुआ है यहाँ पे और आप यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ बहुत बड़ी देखने को लगेंगे। वही चीज़ यदि इस चीज़ को हम लोग इतने दूरी से देखेंगे तो ये कुछ छोटा देखने को लगेगा। तो यही मेन रीज़न है कि दूर से देखने पे जो वस्तु है उसकी आकार छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये है, इसके द्वारा देखा जाए यदि नज़दीक के तारे हैं तो ये बड़े देखने को लगेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो ये ज़्यादा छोटे देखने को लगेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इमेज में भी दर्शाया गया है। आगे देखते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर, इसे हाइलाइटर ले लेते हैं पहले, यहाँ की अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। आप लोगों ने बिल्कुल ये चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब हवाई जहाज आकाश में दिखते हैं तो कितना छोटा लगता है, वही जब नीचे जब उतरता है हवाई जहाज तो उस समय देखने में बहुत बड़ा लगता है। तो इससे ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तारे कितने बड़े हैं और देखने में कितना छोटा प्रतीत होता है, सूर्य कितने बड़े हैं और देखने में कितना प्रतीत होता है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से उसे देख रहे हैं। इस वजह से जो तारे हैं या फिर चंद्रमा है या फिर आकाश में जो भी है खगोल, वो सभी देखने में हमें छोटे दिखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, यानी कि सप्तऋषि यानी कि सात ऋषि संत, यानी कि ये 7 तारों का एक समूह है। ये 7 तारों का एक समूह है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तारों का समूह बना हुआ है, 7 तारों का एक समूह है जिसमें 7 तारे आपको एक साथ दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार 7 तारे आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं 7 तारों का एक समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.0 में दिखाया गया, यहाँ पे चित्र 1.0 यहाँ पे है। सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा भी आपको दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिए होंगे ऊपर। यहाँ पे ध्रुव तारा सबसे ऊपर देख सकते हैं, ये है ध्रुव तारा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये क्योंकि क्लास 6 के बुक है एनसीईआरटी की, तो इसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स द्वारा और अधिक तारे दिखाने के लिए कहा गया है। बाकी आप लोग हम लोग बिल्कुल बड़े हैं, तो ये सब आप लोग हम लोग खुद से भी देख सकते हैं कि आखिर आकाश में किस प्रकार से तारे, ग्रह, ये सब नक्षत्र मंडल में दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा किस ओर दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा आप लोग देख सकते हैं, ध्रुव तारा जो है यह उत्तर की ओर दिखाई देता है। तो पहले तारा के अनुसार ही दिशा निर्देश दिया जाता था कि संकेत जो मिलते थे दिशा का वो तारों से ही मिलता था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा यानी कि उत्तर दिशा को बताता है, और उत्तर दिशा को बताने वाले तारों का कहा जाता था ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा, इसका कोई भी दिशा परिवर्तन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप लोग देख सकेंगे और देख सकते हैं ऊपर चित्र में कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो इमेज को हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं फिर से। तो इमेज यहाँ पर देखते हैं, सप्तऋषि तारे के बिल्कुल सेंटर से आप लोग जब लाइन आगे देखेंगे आकाश में उत्तर की ओर तो आपको ध्रुव तारा दिख जाएगा। ठीक है, ध्रुव तारे दिखाए जाते हैं। ध्रुव तारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो हैं, जिसे ग्रह कहा जाता है, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसके पास अपना कोई उष्मा या फिर प्रकाश नहीं होता है। और जिसके पास, जिस खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या फिर उष्मा नहीं होती है, उसे पिंड कहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, जिस पिंडों में अपना प्रकाश या उष्मा नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेनेट। और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाले। इसे क्या कहता है? ग्रह। ग्रह जो है वह चारों ओर घूमते रहते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। हम लोग जब नीचे से देखते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा एक चमकती हुई पिंड की तरह, ग्रह की तरह दिखाई देता है। और उसी प्रकार जब हम लोग चंद्रमा से धरती को देखेंगे तो धरती भी चमकते हुए चांद की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए, कुछ रोचक यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं, इस तथ्य को देखते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि दूरबीन द्वारा, शक्तिशाली दूरबीन से इसको देखा जा सकता है पृथ्वी पर से। तो ये कुछ रोचक तथ्य थे। तो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर इमेज को आप लोग देख सकते हैं, किस प्रकार से किसकी स्थिति है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1 नंबर में बुध दिखाए गए हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में ये कंप्लीट करते हैं बुध। बात करें शुक्र की, तो शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिनों में पूरा करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करते हैं और चंद्रमा की संख्या 1। ठीक है, मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करते हैं और चंद्रमा की संख्या 2 है। यहाँ पे दिखाए गए हैं कि आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। 5वां यहाँ पे है बृहस्पति। तो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। कितने दिन? तो 9 घंटे 56 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि ग्रह तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करते हैं। चंद्रमा की संख्या 53। ठीक है, लगभग में है ये। 7वां है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। ठीक है, और बात करते हैं अब हम लोग नीचे। तो चलिए देखते हैं नीचे क्या है। नेपच्यून तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में। चंद्रमा की संख्या 13। और बात करें यहाँ पे ग्रह ग्रह की, तो सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो चांद देख रहे हैं, ये चांद का मतलब ये नहीं कि चांद की संख्या कितनी, यहाँ पे चांद यानी कि उपग्रह। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नीचे बढ़ते हैं, अब इसे रोटेट करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले देखते हैं क्या आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं, क्या पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? अब क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसे कहा जाता था? तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित
इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द जो है इसका उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। तो सौर से संबंधित जैसे कि आपको सौर मंडल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, सौर से लेकर बहुत सारे शब्द हम लोग बना सकते हैं। नीचे एक और चीज़ है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, शब्द की उत्पत्ति, इसको देख लेते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि ये जानना और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं आगे। तो आसमान में दिखने वाले, चलिए हाईलाइटर ऑन करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, अपने चंद्रमा यानी कि अपने उपग्रह। अब बात करते हैं सौरमंडल की। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पे देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। तो ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी कि यहाँ पर देखते हैं जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। चलिए जानते हैं और अधिक। हम लोग को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो जीओ यानी कि जियो प्लस लॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, उसके बाद जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इस तरह से इसमें 3 शब्द अलग अलग पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानकारी यहाँ पे मिलती है। बात करते हैं ग्रह की। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले छोटा माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स। तो यहाँ पे MVEMJSUN इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकों से इसे याद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दिग्वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो इन दोनों ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या आप जानते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को
खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यह कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जा सकती है और पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम पूछे जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। एक रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि भारतीय कौन कौन है जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा, जो कि चंद्रमा तक पहुंच पाए हैं। आगे देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। अंतरिक्ष से लिया गया यह चंद्रमा का चित्र है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर ये रॉकेट का प्रक्षेपण है। इस तरह से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उसके बाद उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये यहाँ पर इमेज के माध्यम से दिखाई दिए गए हैं। और ये मानव निर्मित उपग्रह है ये। ठीक है। इसे जानते हैं उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि ये सभी भारतीय उपग्रह हैं। और बाकी अपडेटेड जो अभी ये बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बाकी अपडेटेड नॉलेज आपको और आगे धीरे धीरे बुक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया, क्वेश्चन मार्क कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। वैसे हम लोग ये सब चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी आपको यदि मालूम हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए आप देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है।
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में आप लोग इमेज यहाँ पर आपने देखा होगा, और यहाँ पे वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अब बात करते हैं उल्का पिंड की। तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यदि देखा हो तो आप लोग बताइए कमेंट करके। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों, यहाँ पे आगे देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं आकाश गंगा कैसा है। तो इस प्रकार से ये जो है ये आकाश गंगा है, ठीक है। जो इमेज दर्शाए गए हैं ये आकाश गंगा को दिखाया गया इस चित्र में। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ब्रह्मांड, उसके बाद फिर आकाश गंगा, फिर सौरमंडल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मनुष्य। यहाँ पे इस तरह से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। दूसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इनमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो इस प्रकार से आप लोग अभ्यास कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन भी संक्षेप में आपको लिखना है। ग्रहों और तारों में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम लिखें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीला ग्रह है, यहाँ पे पानी उपलब्ध है जिस वजह से नीला दिखते हैं इस वजह से, और यहाँ पे रहने लायक वातावरण है इस वजह से इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार से जितने भी आप क्वेश्चन सभी आपने जो भी इस वीडियो को देखा, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, तो सभी के आंसर इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो उस चैप्टर के अनुसार आप लोग रिवाइज करके इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है। बाकी यहाँ पे सही गलत का देखना है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोग कर देंगे। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? जस्ट मैंने बताया। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इन सभी को देख के आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।